नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैंने तामीरी प्रोग्रामों का एक नया सिलसिला नाज़रीन इसलिए शुरू किया है क्योंकि फॉर दी फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि सिपह सालार पाकिस्तान फील्ड मार्शल हैं, उनकी काविशों और मेहनतों से जो मईशत के अंदर एक रिकवरी आई है और जो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जिस खूबी से, जिस अहसन तरीके से उन्होंने स्ट्रेटजी मुरतब करके पाकिस्तान को एक डिफेंसिव एज भी दी है, एक स्ट्रेटिजिक एज भी दी है और एक इकोनॉमिक एज भी दी है, ये उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ मैं, और पहले भी की थी। और ये बार बार मैं इस वजह से कह रहा हूँ नाजरीन, इसकी एक पर्पस और रीज़न है। इसका पर्पस और रीज़न ये कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो जितनी स्ट्रेटजी थी वो इतनी सक्सेसफुल हो गई कि ना सिर्फ अरब दुनिया के अंदर पाकिस्तान ने अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा पा लिया, वेस्टर्न वर्ल्ड में बिलखुसूस अमेरिका के सामने पाकिस्तान की साख बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई। इसके अलावा पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पोजीशनिंग है और इमेज है वो इंडिया के साथ, जो मैं कहूँगा कि लाइट कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन ऑफ कोर्स दुनिया की नज़र में वो बहुत बड़े पैमाने का कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें हमने जो रिकवर कर लिया, ये हमारे सामने मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया जो है वो अब एक पिच बन चुकी है अल्लाह के करम से, और हमने अब करनी है अपने तरीके से बैटिंग, जिसके लिए हमें मौके मौजूद हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर से प्रोग्राम के आगाज़ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को सलाम पेश करता हूँ कि उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, उनकी मीडियम टर्म पॉलिसी और उनकी शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स तीनों इतनी ज़्यादा कामयाब रही हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है उसकी पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। इस मौजू पर बात करने के लिए मैंने एक ख़ास मेहमान को आज दावत दी है जो मेरे ख़्याल से मेरे ख़यालात और नज़रियात से मिलते जुलते ख़यालात और नज़रियात रखते हैं। जनाब मलिक बोस्तान साहब, वैसे तो इनका ज़र मुबादला के कारोबार से ताल्लुक़ है, सरबराह हैं ई कैप के और एक पैट्रियोटिक पाकिस्तानी है जो मुल्क की मईशत के बारे में मस्बत ख्यालात रखते हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको। थैंक यू, यू वेलकम। शुरू में तो आगाज़ में मैं चाहूँगा जो तमहीद मैंने बांधी उसके ऊपर आपकी राय, और अगर आप इत्तेफाक करते हैं तो थोड़ी तफसील। जी, इससे मैं क्या, पूरी दुनिया और पूरा पाकिस्तान इत्तेफाक करता है, किसी को मैं इख्तलाफ नहीं है इस राय से, और आपके हज़ार जो पूरी कौम की आपने तर्जमानी की है, और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है। जंग तो हुई है पाकिस्तान की और इंडिया के, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक नेमत साबित होती है ये जंग। पाकिस्तान के हथियार भी दुनिया ने देख रहे, पाकिस्तान की सलाहियत भी दुनिया ने देखी, दिफा भी देख लिया, एयरफोर्स को, बरी को, बैरियर को, सबको देख लिया, और पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया और इंडिया को ऐसी शिकस्त फाश दी है, उसके दांत कहते हैं खट्टे नहीं बल्कि तोड़ दिए उसके दांत, और दुनिया में वो मुँह छुपाता फिर रहा है, उसका चेहरा मस्ख करके रख दिया, जो कि एक मुनाफिक, यार और मकार कंट्री के तौर पे पहचाना जाता है अभी, और उसका कोई मुल्क उसका साथ नहीं दे रहा, कोई उनका बयानिया कामयाब नहीं हो रहा। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने जिस जहानत, फरासत, फहमत के साथ, फहम फरासत के साथ ये डील की है पूरी जंग को भी, और उसके जंग के बाद जो असरात थे, और उसके बाद ख़ास तौर पर जो कतर पर हमला हुआ, ये दुनिया को चेंज करके रख दिया, और इस्लामी दुनिया को ऐसा झटका लगा उनके लिए। तो मैं समझता हूँ उनके ख़याल में तसव्वुर में नहीं था कि अमेरिका इतनी जिस्म पोशी करेगा। पूरी दुनिया ने मजम्मत की आपके सामने, अमेरिका ने मजम्मत नहीं की, बस यही सिर्फ कहा कि ये अंधा नहीं होगा, और लेकिन जितनी बेशर्मी और डिठाई से इसराइल ने कहा है कि मैं दोबारा भी करूँगा, तो ये ऐसे उसके अल्फाज थे जो कि ज़ख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात थी। और हमारे जितने भी खलीजी, गल्फ, सेंट्रल जो है वस्त मशरक़ के जो जितने भी कंट्री थे, उनके लिए ये बहुत ही लम्हे फ़िक्र था। और उसके बाद जो है सऊदीया ने ख़ास तौर पर, ये कोई आज का मायदा नहीं था, बड़े अरसे से ये, इससे पहले भी पेशकश हो सकी थी, लेकिन इस पर वर्किंग हो रही थी, लेकिन टाइम ऐसा था कि इस टाइम पे अनाउंस करना पाकिस्तान के लिए और सऊदीया के लिए ज़रूरी हो गया था कि इस दिफाई मादे का अनाउंस नहीं की जाए, क्योंकि अब जो अमेरिका है वो काबिल भरोसा, काबिल एतमाद साथी नहीं रहा गल्फ़ का, क्योंकि कतर को कुछ सोच भी नहीं, उसकी ज़मानत अमेरिका ने दी हुई थी कि इस पर कोई हमला
तस्वर होगा तो अमेरिका पे हमला तस्वर होगा। जैसे आज दिफाई मैदा किया है पाकिस्तान ने, तो यही कहा है कि उस पर हमला, दोनों मुल्क में हमला तस्वर होगा। तो ये मायदा करने का मकसद यही था कि अमेरिका जो है अगर इसराइल हमला करेगा तो ग्रेटर इसराइल का जो उसका मनसूबा है उसको खाक में मिलाना है। तो उसका यही वक्त था मुनासिब, और मुनासिब वक्त पे जब ये मायदा अनाउंस हुआ और पूरी दुनिया में, इस्लामी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान और जो है सऊदीया, इनके अवाम में एक मोहब्बत यकनीयत तो पहले ही थी, प्यार मोहब्बत तो पहले ही था, लेकिन इस मायदे ने उनको ज़मीन से आसमान तक पहुंचा दिया है। पाकिस्तान की मोहब्बत को, पाकिस्तान के दिफा को, पाकिस्तान के इसार को, पाकिस्तान के खलूस को। तो पाकिस्तान का एक एक बच्चा ये चाहता है कि मैं काबा के लिए, मदीना के लिए अपनी जान कुर्बान करूं। हमारी फ़ौज तो पहले कुर्बान कर रही है और तैयार थी, और ये एक बहुत बड़ा नेमत साबित होगा ये मायदा पाकिस्तान। और पाकिस्तान इस्लाम का किला है और ये वाकई किला साबित होगा। आज पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे, एक एटॉमिक पावर है और पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान का दिफा इसराइल ने भी देख लिया है और इंडिया ने भी देख लिया है। दो ही ऐसे अय्यार मकार मुल्क हैं जो पूरी दुनिया को के लिए एक टेररिस्ट हैं और पूरी दुनिया के लॉ एंड आर्डर को और अमन को तोड़ रहे हैं। और पाकिस्तान की मैशत और पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है वो इंडिया के इशारों पे हो रही है, और इसमें कोई शक नहीं है। वो चाहता नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। जो बाहर के हमारे पाकिस्तान के जब से दिफाई मैदा हुआ आपने देखा दहशत गर्दी बढ़ चुकी है, लेकिन हमारी पाक फ़ौज ने इरादा किया है मुसम्मम कि हम इस दहशत गर्दी को बिल्कुल नस्त नबूद कर देंगे और इसके इंडिया को भी सबक सिखा देंगे। अच्छा, यहाँ पर माशी जो कामयाबियाँ हैं उनकी भी एक लड़ी शुरू हो चुकी है। माशी कामयाबियों के अंदर आपने देखा होगा पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ बड़े अच्छे माहौल के अंदर गुफ्तगू, जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर जो है मैं कहूँगा कि मुल्क के मौक़िफ़ को सामने रखा, और साथ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने अपना एक बड़ा ही अहम किरदार अदा करते हुए माशी जो मामलात हैं उसके अंदर भी मैं कहूँगा कि पहल की। अब इसके साथ साथ एक चीज़ ये है कि सऊदी अरब के साथ भी होने वाला माहिदा, जिसको आप भी बड़ी गर्मजोशी से जिसका इस्तकबाल कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं इससे पाकिस्तान को और मुस्लिम दुनिया को कितने फ़ायदे होंगे। आम तौर के ऊपर आपको पता होगा तेल की तरसील के मामलात भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे माशी तौर पर। और इसके अलावा हमें यह भी सुनने में आ रहा है कि 2-3 और अहम मुल्क मशरिक़ वस्ता के पाकिस्तान के साथ दिफाई मायदे करेंगे, और ये पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म इकनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और माशी तरक्की के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और पाक फ़ौज को बासलाहियत बनाने के लिए जो फ़ंड्स चाहिए, जो पैसे चाहिए, उनकी भी आसानी से हमें अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा इस पर भी रोशनी डालें, इसके माशी एंगल पे। जी देखो, इसका अगर अमेरिका और गल्फ़ कंट्री का मायदे देखे जाएँ तो अमेरिका हर साल 1000 अरब डॉलर का असला और सिक्योरिटी फराहम करने के नाम पे इन ममालिक से हासिल करता है। और अभी हाल ही में इन तमाम ममालिक की जो GDP है वो 6000 अरब डॉलर है, बहुत बड़ी GDP है। और उसमें से अगर 300 अरब डॉलर पाकिस्तान पे वो खर्च कर दें तो ये इनसे कई गुना ज़्यादा दिफा इनका करेगा, उनके मैशत को फ़ायदा भी पहुँचाएगा और टेक्नोलॉजी भी फराहम करेगा। क्यों? और अगर पाकिस्तान के देखें ना, इस वक्त जो ट्रंप ने हालिया दौरा किया था मई में, तो तकरीबन 142 अरब डॉलर के मायदे हुए हैं और 200 अरब डॉलर के मायदे किया है इसने UAE ने, और 3000 अरब डॉलर की उन्होंने सरमायाकारी की हुई है अमेरिका में। तो उन पूरा इन्सार ही उनका अमेरिका पे था। अब उन्हें इस हमले के बाद सोचना पड़ा है, और अल्लाह का शुक्र है उन्होंने बर वक्त फ़ैसला कर लिया। और तमाम, जैसे आपने कहा, तमाम खलीजी ममालिक आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अम्ब्रेला में आएंगे और एक चट्टान बन जाएगी इस्लामी दुनिया, और अपना लोहा मनवाएंगे। और क्योंकि उनके पास दौलत है, ज़खायर हैं, तेल है, गैस है, पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है, इल्म है। और सऊदी की जितनी भी और दुबई की आप जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हैं, पाकिस्तानी इंजीनियर का और पाकिस्तानी टेक्निक का से सारा कमाल है। उन्होंने पाकिस्तानी लेबर ने अपने खून पसीने की कमाई से। अच्छा, लेकिन एक आपने बीच में बात कर दी, थोड़ी मज़ेदार बात ना करूँ तो आपको पता है कि ये जो बड़ी बड़ी इमारतें मशरिक़ वस्ता में बनी हैं, इनके जो ठेकेदार हैं, यानी जिन्हें कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, वो भी बहुत से पाकिस्तानी हैं, और वो बहुत पायदार और अच्छा काम क्वालिटी का वहाँ पर कर रहे हैं। तो हम उम्मीद और तवक्को ये कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर भी उसी मयार का काम करेगी। ऐसे ही लाताल्लुक़ एक सवाल पूछ रहा हूँ
क्योंकि आपने ये बात की है तो। नहीं बिल्कुल, पाकिस्तान के कंट्रैक्टर ले लें, पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन कंपनियां ले लें, डेवलपर ले लें, पूरी दुनिया में इन्होंने अपना लोहा मनवाया है। पाकिस्तान में भी देखो ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं और बड़ी बड़ी इमारतें हैं। पाकिस्तान एकदम में जो एशिया में नंबर 1 पे था, और हमारी जो अभी प्लाजा बना था एशिया में सबसे बड़ा प्लाजा यही था। तो एक वक्त था, अभी भी वक्त दोबारा आएगा इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान ने रबी अव्वल के महीने में ये जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, बरकत का महीना था। और अल्लाह की, जब कहते हैं ना, अल्लाह की जब रज़ा शामिल होती है तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह का वादा है, पाकिस्तान पे करम होना शुरू हो गया। हमारे जितने भी रूहानी पेशवा थे, औलिया कराम थे, उनकी पेशन गोइयाँ आज सच साबित हो रही हैं। सबसे पहले बरी इमाम साहब की जो पेशन गोई थी कि उस वक़्त इस्लामाबाद कैपिटल नहीं बना था, और उन्होंने पेशन गोई की थी यहाँ पाकिस्तान का जो है वो दारखिलाफा होगा और पाकिस्तान की दुनिया के इस्लामी फ़ैसले यहाँ होंगे। तो आज वो वक्त आ गया है। इस तरह सूफी बरकत साहब ने, उन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा पाकिस्तान के फ़ैसले पूरी दुनिया मानेगी और पाकिस्तान के बगैर कोई फ़ैसला नहीं हुआ। तो वक्त अब आ चुका है और पाकिस्तान पे करम की बारिश हो चुकी है, और नबी पाक के सदक़े में पाकिस्तान का पूरी दुनिया में चर्चा है इस वक्त। और ये बड़ी खुशाइन बात है, पाकिस्तान की इकानमी जो है वो इंशाल्लाह बेहतर होगी। बड़े अच्छे वायदे हुए हैं सऊदी के साथ, और ये एकोडेक का मनसूबा है, माइंस का मनसूबा है, और एग्रीकल्चर का मनसूबा है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल में आप हो सके 2 साल पहले बड़े मनसूबे MOU साइन हो चुके हैं। अब उनके एग्रीमेंट होने हैं, फिजिबिलिटी अब 1-2 सऊदी का वक्त आने वाला है, और मुझे उम्मीद है कि एग्रीमेंट हो जाएगा। इस तरह अमेरिका के साथ बड़े, जैसे कल हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब, बड़े अच्छा उन्होंने दोनों शख्सियत को शानदार करार दिया है और पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ की है। अच्छा, कह रहे हैं माइंस एंड मिनरल्स के अंदर भी अमेरिका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और पाकिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे, ऐसा हमें बताया जा रहा है कि अमेरिका का इंटरेस्ट है पाकिस्तान की माइंस एंड मिनरल्स इंडस्ट्री के अंदर। बिल्कुल है, क्योंकि चाइना जो है इस वक्त देखो पाकिस्तान को बड़े इस वक्त नाजुक मोड़ पे खड़ा है। पाकिस्तान को चाइना के साथ अलकाज भी बेहतर रखने हैं और अमेरिका के साथ भी रखने हैं, बैलेंस करके चलने हैं, तवाज़न के साथ रखने हैं। और अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना आगे बढ़े, और पाकिस्तान नहीं चाहता कि हमारा चाइना के साथ इख्तलाफ हो। तो पाकिस्तान ने उन्हें कहा कि हम तजारत तो कर सकते हैं, बाकी दिफाई जो मामलात हैं वो चाइना या अमेरिका जो आपस में जो उनकी चेकलिस्ट है या तजारती चेकलिस्ट है, उसमें पाकिस्तान को बीच में नहीं लाना चाहिए। और पाकिस्तान ने दोनों ममालिक को जो है सी पैक का मनसूबा है हमारा, जो कि अमेरिका को खटकता है, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि इस पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, फ़ेज़ 2 शुरू होने वाला है। इसी तरह माइंस और मंजिल में, और इस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, IT में पाकिस्तान ने कहा कि बहुत से चांस आप यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करें और हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम करोड़ों डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। MOU साइन हो चुके हैं, जो ही एग्रीमेंट साइन हो गए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ये बड़ा अहम नुक्ता है आपकी तरफ से। आगे पाकिस्तान की मईशत मस्बत समत में अपना सफ़र जारी रखे हुए इस बारे में बात हो रही थी। अब ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर के ऊपर, और साथ साथ वही $1 ट्रिलियन क्वेश्चन जो मैं हमेशा पूछता हूँ कि डॉलर की कदर अब क्या होगी। लेकिन शुरू करते हैं मलिक साहब, बात यह है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में कदर बेहतरी देखने को मिली है, और हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि हालिया तारीख़ और अदवार के अंदर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो रिकॉर्ड सतह पर पहुँच चुके हैं। ये सही है? इसकी इस्लाह भी करें और हमें बताएं भी। जी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बहुत बड़े पैमाने पे अपने रिज़र्व में इजाफा किया है। यही रिज़र्व 3 अरब डॉलर में थे 1922 में, जब ये केयर टेकर हुकूमत आई थी। तो 3 अरब से भी कम थे, बल्कि 2.9 बिलियन डॉलर रह गए थे, और डिफ़ॉल्ट की खबरें आ रही थी। और पाकिस्तान की मैशत बिल्कुल पटड़ी से उतर चुकी है। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अल्लाह का करम है। इस वक्त आपके 20 अरब डॉलर के ज़खायर हैं, 17 अरब डॉलर इसमें इजाफा हुआ है। इन्फ्लेशन आपको देखो ना, 38 से कम हो गई, 7 से 8% पे आ गया। इंटरेस्ट रेट आपका 22% से 11% पे आ गया। रिज़र्व अब रुपया आपको देखो 340 से कम होकर आज अल्लाह का शुक्र है 282 पे आ गया। तो ये सारे ऐसे इशारे हैं पाकिस्तान की मैशत दिन ब दिन मुस्तहकम हो रही हैं। और इस माहदे ने, दिफाई माहदे ने सऊदी और पाकिस्तान की मैशत को, पाकिस्तान के दिफा को, पाकिस्तान के वक़ार को, पाकिस्तान की सफारतकार की खारजा पॉलिसी को 4 चांद लगा दिए हैं, ज़मीन से आसमान तक पहुँचा दिया पाकिस्तान। 1974 में एक दफ़ा था, ज़ुल्फ़िकार भुट्टो मरहूम साहब ने जो एक इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की थी, इस वक्त एक पाकिस्तान का दुनिया भर में चर्चा हुआ था, और आज फिर वही हालात पे थे। आज पाकिस्तान का हर
मुसलमान के मुल्क पे पाकिस्तान का नाम है, और आज पाकिस्तान के पासपोर्ट की भी इज्जत अफजाई हो रही है। जितने भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे, वेलकम टू पाकिस्तान को कहा जा रहा है। तो ये हमारे इस दिफा के और इस मायदे के और इस जंग के नतीजा है। तो पाकिस्तान के मैं समझता हूँ इस वक्त 6 ममालिक और भी जो हैं वो खलीज के जो है इस मायदे में शामिल होना चाहते हैं। इंशाल्लाह आप जल्द अच्छी खबरें सुनेंगे। और पाकिस्तान को अब सनत और तजारत में मिलकर सरमायाकारी के जो है मौके मिल गए हैं, और पाकिस्तान को इसकी अच्छी मनसूबाबंदी करनी चाहिए, और सरमायाकारी होगी तो पाकिस्तान तरक्की का। दफा के बाद आप पाकिस्तान की मैशत जो है वो इस वक्त मुस्तहकम करेंगे तो पाकिस्तान को तरक्की मिलेगी। अच्छा, एक टेक्निकल नुक्ता और भी है कि हमें बताया जा रहा है कि आप लोगों की कोई इंसेंटिव स्कीम थी जो बैंकारी इदारों को हासिल थी, शायद आप लोगों को भी उसमें कुछ मिलता है फ़ी डॉलर। अगर उसको बेहतर कर लिया जाए, उसमें कुछ बेहतरी या इस्लाहात लाई जाएँ तो शायद और ज़्यादा पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर बढ़ सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। पता नहीं उसमें कुछ रद्द बदल हुआ है। नहीं, ये बिल्कुल सही सुनने में आया और सही हकीकत भी है। हमने बड़े अरसे 10 साल से हम लोग कि एक मुतालबा था दरीना के पाकिस्तान जो कमर्शियल बैंक है उनको रेमिडेंस लाने पे जो है 20 से 25 रियाल बल्कि 35 रियाल तक भी दिए जाते थे, तो हमें भी दिए जाएं। तो अभी अल्लाह का शुक्र है हुकूमत ने हमारा ये मुतालबा मान लिया और 20 रियाल का कमिटमेंट की है, जो भी अब हमारे मायदे होना शुरू हो गए हैं, और इसका रिजल्ट आप देखेंगे बड़ा अच्छा है पाकिस्तान के। अच्छा, आप लोगों को सऊदी रियाल में मिलता है इंसेंटिव, चाहे रेमिटेंस किसी भी को तकरीबन 7 से 8 रुपए बनता है पर डॉलर। अच्छा, तो ये बैंकों को तो मिल रहा था, हमें नहीं मिल रहा था। तो अब उन्होंने हमें भी अलाउ कर दिया, और हमारा क्योंकि टाइम लगेगा तो वहाँ बाहर की जो MTU है मनी ट्रांसफ़र कंपनी, उनके साथ हमारे एग्रीमेंट होंगे, और उसके बाद ये 5-6 महीने लग सकते हैं। और उसके बाद अभी पहले एक्सचेंज कंपनी हर साल तकरीबन 4 से 5 अरब डॉलर हुकूमत पाकिस्तान को फराम कर थी, और हमारा टारगेट है कि हम 1 बिलियन डॉलर तक ले जाएँ, और पब्लिक को भी हम 4-5 अरब डॉलर दे रहे थे। पाकिस्तान में एक वक्त एक्सचेंज कंपनी पब्लिक को हर जगह उनको ये सहूलतें फराम करी, और अब रेमिडेंस की सहूलत भी उन्हें जब मिल जाएगी तो इसमें ओवरसीज़ का भी एतमाद में इजाफा होगा, क्योंकि बैंक जो है वो 5 बजे बंद हो जाते हैं, जबकि एक्सचेंज कंपनी रात 10 बजे तक खुली होती हैं। तो ये उनके लिए सर्विस का बहुत अच्छा, और एयरपोर्ट पे तो 24 घंटे, और जो एयरपोर्ट और माल सारे ये काफ़ी कई माल तो जो है रात को 12 बजे तक खुले होते हैं, कई 10 बजे तक होते हैं, और एयरपोर्ट 24 घंटे खुले होते हैं। अच्छा, ये जो MTOs हैं इनके मुतालिक भी कुछ आप लोगों के माजी में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो ये नई MTOs भी बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उनको इजाज़त देता है कि उनके साथ भी आप कारोबार कर सकें, क्योंकि अब तो बहुत सारी आ गई हैं दुनिया के अंदर, अच्छी कंपनियां भी काम कर रही हैं। हाँ हैं, दुनिया में तो कोई 30,000 के करीब MTO हैं। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त 300 कंपनियां काम कर रही हैं। अच्छा। और इसमें से 82 बड़ी एक्टिव हैं, और तकरीबन आप देखो 40 अरब डॉलर तकरीबन साल का आ रहा है, तो बहुत बड़ा अमाउंट है। और पाकिस्तान की जो है इस वक्त ओवरसीज़ दिन ब दिन पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ेगी, और इस मायदे के बाद और ज़्यादा इजाफा हो गया खरीज जो टोटली जो है, क्योंकि जो ईरान इसराइल की जंग हुई है तो उसको खलीज ममालिक को, ईरान को, कतर को, सबको, कतर को भी पता चला कि इंडिया के जासूस वहाँ काम कर रहे थे और इसराइल के लिए वो काम करते हैं। तो उनका वो जो है काफ़ी हद तक वो लोगों को फायर किया जाएगा और निकाला जाएगा, और उसकी जगह पे पाकिस्तान के लोगों को रखा जाएगा। ये काबिल भरोसा भी हैं और अपनी जान देंगे, लेकिन और वहाँ का राज ना फाश करेंगे। तो ये पाकिस्तान की अब ज़रूरत बन गया है खलीज ममालिक के लिए, और पाकिस्तान के काफ़ी बड़े पैमाने में आपको देखें ओवरसीज़ हमारे पहले ही तकरीबन साल के 10 लाख जाते हैं, और उम्मीद है कि ये 10 साल से 12 से 15 लाख इस साल जाएंगे, और दिन ब दिन उसमें इजाफा होगा, क्योंकि वहाँ भी बड़ी डेवलपमेंट होनी है। और सऊदीया ख़ास तौर पर जो उसका विजन 2030 है, वो बहुत बड़ा, मोहम्मद बिन सलमान जो है वो अमली आदमी है और बड़े मंसूबे बना रहे हैं। और वो शाह फैसल का जो मंसूबा था कि वो यही था कि हम इस्लामी ममालिक में अपनी इन्वेस्टमेंट करें, और ये बैड लग के इस अरसे में सारी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 2 से 3 अरब डॉलर जो है वो सरमायाकारी अमेरिका में और नेटो ममालिक में होती है। उसका रुख अगर पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक की तरफ आता है तो इस्लाम को भी तकवीत मिलेगी, और पाकिस्तान भी मजबूत होगा, और इस्लाम का किला जो पाकिस्तान है यही पाकिस्तान की हिफाजत भी करेगा मुल्क। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि देखिए मलिक बोस्तान साहब, पहले बैंकारी इदारे और FE25 का जो मामला था वो काफ़ी पेचीदा था, लेकिन अब तो आपको पता है हम अमेरिका की गुड बुक्स में आ गए हैं, मशरिक़ वस्ता के अंदर भी हमारा इम्प्रेशन अच्छा हो गया है। आपको पता है हम वाइट लिस्ट में भी आ चुके हैं अब FATF की। तो मेरे ख्याल से अब FATF की जब वाइट लिस्ट में आ जाने के बाद ये बैंक अकाउंट का जो सिलसिला है
FE25 जो सरकार ने शुरू में किया था, ताकि लोग बैंक्स में भी अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मेंटेन करें। आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होता है, आप भी बहुत सारे लोगों को फॉरेन करेंसी जो बड़े अमाउंट्स होते हैं वो डायरेक्ट बैंक में ही जमा करवा देते हैं, तो उसको दोबारा से अब एक्टिव करें। अब जो पाबंदियाँ हैं, कदगने हैं, उनको ख़त्म करें, और FBR के और ये मामलात बहुत ज़्यादा पेचीदा, ये अब ख़त्म हो जाने चाहिए। बैंक पहले ही इतनी जांच परख करके अकाउंट खोलता है, मेरे ख्याल से अब इसमें पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। क्या कहते हैं आप? नहीं, देखें, पाबंदी अलग चीज़ है, F25 अलग चीज़ है। हमारी जो करेंसी है वो फुली फ्लोड नहीं है। देखो, ये टेक्निकल एक फाइनेंशियल लैंग्वेज है, आम आदमी फ्लोड को नहीं समझता। फ्लोड का जो मैं तफसील बताना जो आम आदमी को समझे, फ्लोड का मतलब ये होता है वो करेंसी, लोकल करेंसी जो कि फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट हो जाए, उसको फ्लोड कहा जाए, फुली फ्लोड कहा जाता है। हमारी इस वक्त जो करेंसी है वो फुली फ्लोड नहीं है। मिसाल के तौर पे आपका किसी बैंक में एक लाख पाकिस्तानी पड़ा है या 1 करोड़ पड़ा है, तो वो आप चाहते हैं कि मैं इसको डॉलर में कन्वर्ट करूं, तो वो आप कर नहीं सकते, आपको मार्केट से डॉलर खरीदना पड़ता है। अगर फुली फ्लोड हो तो वो आप अपने बैंकर को कहेंगे जी मेरे ये पैसे आज का क्या रेट है, इंटर बैंक का, वो कहे जी ये रेट है, तो वो आपको पैसे को डॉलर में कन्वर्ट कर देगा, रियाल में कन्वर्ट कर देगा, दिरहम में कन्वर्ट कर देगा, यूरो में कर देगा, पाउंड में, जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकता, तो उसको फुली फ्लोड कहा जाता है। तो हमारे क्योंकि रिजर्व इतने कम है, इंटरनेशनल मनी मार्केट में कम से कम 100 अरब डॉलर हो, तो तब जाके आप फ्लोट की तरफ जा सकते हैं। तो हमारा इंटर बैंक में तो फ्लोट है, लेकिन फ्री मार्केट और अकाउंट टू अकाउंट पर्सनल के अकाउंट होल्डर के लिए नहीं है। तो ये, और आप लोगों को डिपॉजिट लेने की इजाज़त नहीं है मनी चेंजरों को। देखो, आप लोगों को एक्सचेंज कंपनियों को डिपॉजिट लेने की इजाज़त नहीं है। नहीं, हमें इजाज़त नहीं है, होने भी नहीं चाहिए, बैंक जो इसके लिए है। लेकिन उसका ये है कि अगर जैसे आपने कहा कि जितनी भी इस वक्त पाबंदियाँ लगाई गई हैं पाकिस्तान को रिज़र्व को रोकने के लिए लगाई गई हैं, तब भी आपका रिज़र्व 3 अरब डॉलर से बढ़ के आज 20 अरब डॉलर पर पहुंच गया। अगर ये पाबंदी इसी तरह हटा दी जाती हैं जिस तरह आप कह रहे हैं, तो इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ, पिछले 30 साल में पाकिस्तान से जो इंटर बैंक से बैंकिंग चैनल से 180 अरब डॉलर रुपया कन्वर्ट हुआ है इसी FE20 स्कीम के तहत, FE25 के तहत, और हमारे कर्जे 130 अरब डॉलर में, तो 50 अरब डॉलर फालतू चला गया। इस वजह से मजबूरन ये जो है पाबंदियाँ लगाई गई हैं। जो ही हमारे रिजर्व बेहतर होंगे, अल्लाह करे कि जल्द हो जाएँ, तो 60-70 अरब डॉलर तक जाएंगे, तो हुकूमत दोबारा ये पाबंदियाँ हटा देगी और आदमी को हो सकता है फ्लोट भी कर दे। तो अल्लाह करे। बोल रहे हैं तो मैं कहने लगा था कि आपके शीरा आपने इतनी अच्छी बात की कि 60-70 अरब डॉलर हो जाए, और मेरे ख्याल अभी ये मुज़ेका खेज लग रही होगी बात, लेकिन ये रियलिटी भी हो सकती है, ये रियलिटी भी हो सकती है। मैंने सारी मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, मुज़ेका खाद नहीं। एक वक्त पाकिस्तान माइनस में था, 400 मिलियन डॉलर रिजर्व रह गए थे, और कोई कहते थे पाकिस्तान के रिजर्व 10 अरब डॉलर का रहते थे आपकी तरह। वो 28 मई के बाद, हाँ, तो लोग कहते थे ये तो बस लतीफ़ है और कुछ नहीं, मुज़ेका खेज बात आप करें। आज अल्लाह का शुक्र है 20 अरब डॉलर है, तो ये 20 से 40 भी हो सकते हैं, 40 से 60 भी हो सकते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ने इतने वसाइल दिए हैं, वसाइल से माला माल है। सिर्फ गुड गवर्नेंस आ जाए, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, दहशत गर्दी ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान में कहता हूँ बाहर जाने की हमें ज़रूर, लोग पाकिस्तान में आएंगे इंशाअल्लाह ताला। नहीं, ये तो आप हमेशा से ही मैंने देखा है, यू हैव बीन वेरी पॉजिटिव। आपने कई मरतबा ये बात की भी, और बहुत दफ़ा आपने नारा भी लगाया, हमारे प्रोग्राम में भी यही बात की आपने कि मजबूत रुपया मजबूत पाकिस्तान। लेकिन यह कि सब बिजनेसमैन आप जैसी विज़न रखें तो फिर बात है, अगर एक्सपोर्टर्स की, कमर्शियल बैंक्स की, उनकी भी यही विज़न बन जाए तो फिर ज़रूर मुल्क के अंदर इस तरह की चीज़ें करना आसान हो जाएगा। मलिक बोस्तान साहब प्रोग्राम में आए और हम डॉलर की कदर के मुतालिक बात ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। पिछली दफ़ा प्रोग्राम में आए थे तो मैंने इन पे बड़ा दबाव डाला कि किसी तरह ये मेरी बात को मान जाएं कि डॉलर की कदर में बड़ी तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। हमारे जो ट्रेड बैलेंस है और करंट अकाउंट बैलेंस है, उसकी पोजीशन के ऊपर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक फैक्टर्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन इन लोगों की काविशें और कोशिशें अपनी जगह जारी हैं कि किसी तरह डॉलर के रेट में और रुपी के मतलब रुपी डॉलर पैरिटी जो है उसके इस्तेहकाम के लिए काम करें। मैं वाकई में हैरान हूँ कि अब इन लोगों ने पता नहीं क्या काविशें कोशिशें की कि इन्होंने इकोनॉमिक रियलिटीज़ को भी सरपास करते हुए किसी तरह डॉलर को कंट्रोल कर लिया। हाँ जी मलिक बोस्तान साहब, क्या आपने ये किस तरह किया, ये पहले ये समझाएं आप। क्या जादू जगाया है? हमने जादू नहीं जगाया, अल्लाह का करम है, नबी पाक का सदका है, हमारा कोई कमाल नहीं है।
हमने सिर्फ क्योंकि जो ब्लैक माफिया थी और हुंडी हवाला ऑपरेटर थे, ये बहुत ज़्यादा इनके दीदा दिलेरी थी और ये एक्सचेंज कंपनी की मार्केटों के बाहर आके खड़े हो गए थे। हमारा जो भी क्लाइंट आता था उसको ये घेर के ले जाते थे अपने खुफिया ठिकानों में। अच्छा। तो हमें इसलिए खुफिया एजेंसियों से फिर रब्ता करना पड़ा और खुफिया ठिकानों को खुफिया एजेंसी ढूंढ सकती हैं और कोई नहीं ढूंढ सकता। तो हम आई ऑफिशियल साथ हमने इस्लामाबाद में मीटिंग की जो कि पूरी मीडिया पे आया था, आपने पढ़ा होगा। और उस वक्त डॉलर का रेट तकरीबन 290 के करीब था और आज अल्लाह का शुक्र है 282 के करीब पहुंच गया। तो ये बड़ा अल्लाह का करम है। मैं समझता हूँ हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों का, हमारी आई ऑफिशियल का बहुत बड़ा, आसम मुनीर साहब का बड़ा रोल है। उनसे भी हमने अपील की थी और उन्होंने अपनी तमाम जितनी मुतलका अदारे थे उनको हुक्म दिया कि आप इन ब्लैक माफिया के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करें, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। और जो ये लोगों को बाहर के मार्केटों के बाद खड़े हो गए हैं, लोगों को बरकला के बाहर ले जा रहे हैं और उनसे आउट ऑफ बुक पैसे ले रहे हैं और करेंसियाँ ले रहे हैं, उनको काफ़ी बड़े पैमाने में गिरफ्तारियाँ भी, लोग अंडरग्राउंड भी हुए, भाग भी गए। और उसका नतीजा कि जो स्मगलिंग थी वो रुक गई, जो बॉर्डर पे ईरान पे और अफगानिस्तान में दोबारा शुरू हो गई थी वो रुक चुकी है। इस वक्त बॉर्डर सारे सील हैं और हमारी एजेंसियों ने बड़ा अहम रोल अदा किया और जिसकी वजह से जो ही ब्लैक मार्केट का वजूद ख़त्म हुआ और उसके बाद ऑफिशियल मार्केट बढ़ी और उसके बाद आपने देखा डॉलर का रेट 290 से कम होकर 282 पे 10। अच्छा मलिक बोस्तान साहब, और इंशाल्लाह और भी गिरेगा। मलिक बोस्तान साहब, एक लुकमा आपको इसमें और भी देना था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो फ़ायदा हुआ हमारे मुल्क से हुआ, इन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बड़ी तेज़ी से तरक्की की। मैं कहता हूँ मुल्क के अंदर मुश्किल हालात आते हैं, आप भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट काम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के कुछ चीदा खिलाड़ी अगर दूसरे ममालिक चले भी जाते हैं तो वहाँ के लिए काम करें, यहाँ के फंड्स को वहाँ मुंतकिल करना गैर जिम्मेदाराना। इसके ऊपर पहले भी मैंने आपका बयान सुना है एक मीडिया पर, लेकिन मैं चाहूँगा इस बारे में भी आप अपनी राय दें कि जिस मुल्क ने इतनी तरक्की दी, इतनी कामयाबी दी, वहाँ से पैसे क्यों ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं? देखो जी, ये हमारी बदकिस्मती है और हमारी एजेंसियों की लापरवाही है और नाअहली। मैं तो कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर किसी ने पैसा कमाना है, बनाना है और बाहर ले जाना है और सबसे आसान रास्ता जो है कि आप डेवलपर कंपनी बनाए, कोई भी किसी भी अपना अनाउंस करें कि आप ये टाउन बना रहे हैं या फ्लैट बना रहे हैं या बिल्डिंग बना रहे हैं, शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है कि आपके पास सरमाया किधर है, आपके पास इतने पैसे हैं, आप पैसा कहाँ से लाएंगे। पूरी दुनिया में 30% जब तक आप डेवलप नहीं करते आपको अनाउंस करने की इजाज़त ही नहीं है। हमारा वैध मुल्क है, आपके पास 1 रुपया नहीं है, आप किसी से उधार पे ज़मीन का मायदा ही कर लें, ख़रीदने की दूर की बात है। किसी से भी 100 कनाल की ज़मीन का, 200 कनाल का मायदा करें और पूरा टाउन अनाउंस कर दें और फाइलें बेचने, फाइलें उसकी बनती हैं, अगर फ़र्ज़ की 25 फाइलें बनती हैं तो 25,000 बेच दें, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये जितने भी बड़े बड़े बाहर आज दुबई में बड़े बड़े जो हमारे लोग चले गए पैसा लेके, उसकी वजह यही है कि यहीं से पैसा उन्होंने, जितने भी ये डेवलपर थे, इन्होंने यहाँ पे बड़ी बड़ी स्कीमें अनाउंस की और उसके बाद वो पैसा बाहर ले गए और कोई पूछने वाला नहीं, सारा हुंडी हवाले से गया है। अब भी कानून तो ये है कि जो भी पैसा बाहर किसी जगह पर पाकिस्तानी कोई डेवलपमेंट कर रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं ये पैसा आपको मनी ट्रायल दें, और मनी ट्रायल अगर आप दे देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो वो पैसा पाकिस्तान हुकूमत ले सकती है। कानून है पूरी दुनिया जिसमें पाकिस्तान ने भी यूएनए का लॉ है, तो हुकूमत को इस लॉ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जिन्हें भी बाहर पाकिस्तानियों ने बाहर जाकर ये स्कीमें अनाउंस कर रहे हैं और बड़े बड़े खरबों रुपये लगा रहे हैं, उनसे मनी ट्रायल लिया जाए। और बाहर जिन्होंने प्रॉपर्टियाँ ली हुई हैं, आपको पता है दुबई लीक बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ लोगों की, और इसी तरह पाकिस्तानियों ने जो पैसा यहाँ से लूट कर ले गए हैं वो वापस लाया जाए। तो पाकिस्तान को तो मैं सब किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत ही नहीं है। कम से कम जो है 500-600 अरब डॉलर पाकिस्तानियों के बाहर पड़ा है और वो पाकिस्तान वापस आ सकता है बड़े आसानी से। लेकिन बैड लक हमारी तरफ से कोई ऐसी सीरियस कोशिश आज तक हुई नहीं है। जितनी भी हुई हैं तो वो ऐसी हुई हैं कि उसका कोई आज तक कामयाबी नहीं मिली। तो हालांकि इसके लॉ भी बनाए गए हैं, बड़े इसके ऊपर अनाउंसमेंट भी हुई है, लेकिन सीरियस इसके ऊपर एक्शन नहीं हो। सीरियस एक्शन तभी होगा कि आपको लगातार इस फैसले पे हुकूमत, चाहे किसी की भी हो, जो भी हुकूमत है, इसको फॉलो करे और उसका पैसा उनकी जो है बाहर लगाया हुआ वापस लेके आए। एक और अहम नुक्ता आपकी तरफ से आ गया, आपका बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन भी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।